हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सीपीएफ के थर्ड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है एरे एंड पॉइंटर्स। ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर दी है और उनके वीडियोस अपलोडेड है, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अब हमारे थर्ड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है एरे एंड पॉइंटर्स। राइट, तो सबसे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या तो फिर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी उनकी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प हो। राइट, तो आपके GTU सेम 1 के अंदर आने वाला है जो सब्जेक्ट है डिप्लोमा के अंदर, जिसका नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, उसके थर्ड चैप्टर के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे किसे कहते हैं। राइट, सो वी हैव टू गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ एरे, कि एरे किसे कहा जाता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप नोन बाय सेम नेम। यानी कि एरे बेसिकली क्या है पता है? एरे एक कलेक्शन है। कलेक्शन है ये किसका? वेरिएबल्स का ऑफ सेम डेटा टाइप। यानी कि यहाँ पे एक ही डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उनका आप कलेक्शन बना सकते हैं और इसको आप एक कॉमन नाम दे सकते हैं। राइट, जैसे अगर मुझे किसी इंटीजर वेरिएबल का ग्रुप बनाना है तो मैं इस तरीके से इन वैल्यूज का ग्रुप बना सकता हूँ एरे के अंदर। जैसे 2 हो गया, फिर 3 हो गया, राइट, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, राइट, इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से जो ग्रुप है वो बना सकता हूँ वेरिएबल्स का। राइट, 2, 3, 6, 7, तो ये सभी के सभी इंटीजर टाइप के नंबर्स है और इनका मैंने एक कलेक्शन बनाया। तो ये जो कलेक्शन बनता है ना, इसको हम बोलते हैं एरे। राइट, अब एरे के अलग अलग टाइप्स होते हैं। राइट, यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे होता है, फिर 2 डायमेंशनल एरे होता है, फिर मल्टी डायमेंशनल एरे भी होते हैं। अब ये डायमेंशंस क्या होते हैं, ये 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है, इसको अब हम समझने वाले हैं। राइट, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। राइट, तो सबसे पहले समझिए कि एरे स्टोर एलिमेंट्स दैट हैव सेम डेटा टाइप। यानी कि एक एरे के अंदर जो कोई भी एलिमेंट्स आप स्टोर करते हैं वो सभी के सभी एक ही डेटा टाइप के होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये जो वैल्यूज थी यहाँ पे मैंने स्टोर की 2, 3, 6, 7, ये सभी के सभी वैल्यूज इंटीजर डेटा टाइप की है और इन सब का मैंने एक कलेक्शन बनाया है। तो यहाँ पे जब भी मैं कोई एरे बनाता हूँ और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सभी के सभी किसी एक डेटा टाइप के ही होने चाहिए। राइट, बेसिक मीनिंग इसका ये है कि यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, तो इसके अंदर मैं 3.4 ऐसी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ये जो है वो फिर क्या हो जाती है, फ्लोट टाइप की हो जाती है, ये फिर इंटीजर टाइप की नहीं रहती है। तो इसीलिए मैं ऐसी वैल्यू को इस एरे के अंदर स्टोर नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे अलग से एरे बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं सिर्फ फ्लोट वैल्यूज को ही स्टोर करूंगा। राइट, फिर सेकेंड पॉइंट है एरे स्टोर एलिमेंट्स इन सब्सिक्वेंट मेमोरी लोकेशन। यानी कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स स्टोर होते हैं ना, उनकी कुछ ना कुछ लोकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी लोकेशन। जैसे कि यहाँ पे ये 2 है, इसकी मेमोरी लोकेशन मान लेते हैं कि है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0 लोकेशन पे। फिर हमारा जो 3 है उसकी लोकेशन होती है 1, तो ये 1 पे आएगा। फिर जो 6 है उसकी लोकेशन होगी 2 और वैसे ही जो 7 है उसकी लोकेशन हो जाएगी 3। तो इस तरीके से जो आपका हर एक एरे होता है, मतलब एरे के अंदर जो आपका हर एक एलिमेंट होता है उसका कुछ ना कुछ मेमोरी लोकेशन होता है और ये जो मेमोरी लोकेशन होती है ये सब्सिक्वेंट होती है, यानी कि बारी बारी से चलती है। जैसे 0 है तो 0 के बाद वाला जो एलिमेंट आएगा वो 1 लोकेशन पे आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो इन सब्सिक्वेंट, इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट, जब एक सीक्वेंशियल लाइन में हम चलते हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, और आपके हर एक मेमोरी लोकेशन पे जो है आपका रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो है वो स्टोर होगा। जैसे 0 के ऊपर हमारा 2 है, 1 के ऊपर हमारा 3 है, 2 के ऊपर हमारा 6 है, 3 के ऊपर हमारा 7 है। राइट, फिर है एरे साइज शुड बी मेंशन इन द डिक्लेरेशन। यानी कि जब आप अपने एरे को डिक्लेयर करते हैं उसी वक्त आपको अपने एरे की साइज को जो है वहां पे मेंशन करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो एरे है इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है। इसका मतलब इस एरे की साइज कितनी हुई? 4 हुई। राइट, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब मैं एरे को इनिशियलाइज करता हूं उसी वक्त वहां पे मुझे उसकी साइज को मेंशन करना होता है। जैसे कि अगर मैं ये इंटीजर टाइप का एरे में लिख रहा था तो मैं क्या लिखूंगा? इंटीजर। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए मेरा एरे का नाम है ए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए और उसकी जो साइज होगी इस तरीके से मुझे ब्रैकेट में मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी साइज को मेंशन कर दिया। राइट, इस तरीके से आप
एरे को जो है डिक्लेयर करते हैं, यानी कि जो एरे की साइज है आपको वहां पे डिक्लेरेशन में डालनी पड़ती है, राइट। तो इस तरीके से मैंने अपने इस एरे को डिक्लेयर किया जिसका नाम है ए। नेक्स्ट है एरे नेम रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग एलिमेंट्स, यानी कि जो एरे का नाम होता है वो रिप्रेजेंट करता है एड्रेस हमारे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स का, राइट। यहाँ पे आप देखिए सिंटेक्स, तो आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमें डिक्लेयर करना हो और इनिशियलाइज करना हो 1D एरे को, यानी कि 1 डायमेंशनल एरे को, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो हमारा जो बेसिकली 1 डायमेंशनल एरे होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि एक सिंगल लाइन के अंदर आपके सारे के सारे एलिमेंट स्टोर होंगे, राइट। एक सिंगल लाइन के अंदर आपके सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, स्टोर होंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर आपने 8 स्टोर कर दिया, जैसे कि 10 स्टोर कर दिया। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ये एक सिंगल लाइन के अंदर स्टोर हो रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सिंटेक्स कैसे होगा, तो आपको सबसे पहले लिखना है डेटा टाइप आपका, यानी कि आपका एरे किस टाइप का है वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपके एरे का नाम, कि आप अपने एरे को क्या नाम देना चाहते हैं, और उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे इसकी जो साइज होती है वो बेसिकली डिफाइन करती है कि आपके एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे। जब हम 1D एरे की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे मेरा जो एरे है उसकी साइज होगी 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिविजुअल डेफिनेशन दे रखी है हर एक चीज की। डेटा टाइप किसको बोलते हैं, डेटा टाइप यानी कि इट डिफाइंस द डेटा टाइप लाइक इंट, फ्लोट, कैर, डबल, यानी कि जिस डेटा टाइप का आपका एरे है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे डेटा टाइप के अंदर। फिर आता है एरे का नाम, तो एरे का नाम जो है वो आप कुछ भी दे सकते हैं, इट इज द नेम ऑफ द एरे, ठीक है। फिर आता है साइज, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके एरे की कितनी साइज है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक एरे है जो कि इंटीजर टाइप का है, और इस एरे का नाम है ए, और इसकी साइज है 5। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मेमोरी लोकेशन में कितनी जगह रुकेगा, 5 बॉक्स की जितनी जगह रुकेगा, देखिए इस तरीके से, राइट। सो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास 5 ब्लॉक हो गए, यानी कि अगर मेरे एरे की साइज होती है 5, तो इस तरीके से 5 ब्लॉक्स जो है वो मेमोरी में रुकेगा, और ये यहाँ पे ये हर एक जो आपका बॉक्स है उसकी ये मेमोरी लोकेशन हो जाएगी 0 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से आप जो है वो मेमोरी लोकेशन को लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए फ्लोट, अगर आपका फ्लोट डेटा टाइप है तो आप इसको फ्लोट कर देंगे, तो यहाँ पे डेटा टाइप आपका जो एरे का है वो फ्लोट हो गया, और यहाँ नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ पे अपने इसकी साइज डाल दी। तो इस तरीके से आपका 1 डायमेंशनल एरे जो है वो एक सिंगल लाइन में सभी एलिमेंट्स को स्टोर करता है, और इन बॉक्सेस में आपकी जो वैल्यूज होंगी वो स्टोर होंगी सभी, राइट। इन सभी बॉक्सेस में आपकी जो वैल्यूज होंगी वो स्टोर होगी, यहाँ पे हमने जैसे दिखाया वो, ठीक है। यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज को, जैसे कि आपने स्टोर कर दिया 2 को, फिर आपने स्टोर किया 6 को, फिर आपने स्टोर किया 8 को, फिर आपने स्टोर किया 9 को, फिर आपने स्टोर किया 12 को। आप कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये सभी की सभी इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यूज है, और यहाँ पे ये इनकी मेमोरी लोकेशन है। यानी कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई सेकंड मेमोरी लोकेशन के ऊपर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, तो आप कहेंगे 8, राइट। इस तरीके से ये काम करता है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे, यानी कि एरे को किस तरीके से इनिशियलाइज किया जाए, उसके अंदर किस तरीके से आप वैल्यूज को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप 2 तरीके से जो है एरे का इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। एक होता है कंपाइल टाइम, इसमें आप क्या करते हैं कि जब आप अपना प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उसी वक्त आप अपने एरे के अंदर जो है वो वैल्यूज असाइन करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरे पास एक इंटीजर टाइप का एरे है जिसकी साइज है 5, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर आने वाली जितनी भी वैल्यूज है वो मैं यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही मैंने सारी की सारी जो मेरी वैल्यूज हैं, 5 की 5 वैल्यूज एरे की, वो मेंशन कर दी। तो इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे, यानी कि जब आप कोड लिख रहे होते हैं उसी वक्त आप एरे के अंदर आने वाले वैल्यूज को इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं या तो फिर इनिशियलाइज कर देते हैं। फिर आपका आता है रन टाइम। तो रन टाइम के अंदर क्या करते हैं आप, रन टाइम इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि आप यूज करते हैं फॉर लूप। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप यूजर के पास से जो है वो इनपुट लेते हैं, आप यूजर के पास से जो है आप अपने एरे के एलिमेंट्स लेते हैं जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इसके लिए हम जो है बेसिकली फॉर लूप का यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो मेरा लूप है वो 5 तक जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मैं 5 वैल्यूज जो है वो लेने वाला हूँ अपने यूजर के पास से। और उसको लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इस फॉर लूप के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी प्रीवियस चैप्टर में कि जब आप किसी चीज को रिपीटेशन में करना चाहे तब आप उस केस में फॉर लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही चीज की है कि मैं स्कैनएफ करके क्या कर रहा हूँ, मैं इंटीजर वैल्यू लेना चाहता हूँ। तो %d यहाँ पे मैंने लिखा है और यहाँ पे एड्रेस मेंशन करूंगा a ऑफ i करके, यानी कि मेरा जो एरे है उसका नाम है a और i जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर का मेमोरी लोकेशन, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखा था ना कि 0 1 2 3 4। तो इनिशियली क्या होगा कि a ऑफ 0 के अंदर आपकी मेमोरी लोकेशन वो
मांगेगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है आपका ये ब्लैंक होता है, राइट, इस तरीके से ये सब कुछ ब्लैंक होता है। अब आपका लूप कैसे दौड़ता है मैं आपको समझाता हूँ। i इज इक्वल टू 0 के लिए आप लेते हैं वैल्यू a ऑफ 0 की, यानी कि i इज इक्वल टू 0 के लिए आप वैल्यू लेंगे a ऑफ 0 की, तो ये आपका हो जाता है a ऑफ 0, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू स्टोर होगी ना, वैल्यू वो आपकी कहलाएगी a ऑफ 0, यानी कि आपका अगर एरे का नाम a होगा तो उसके अंदर जो होगी वो वैल्यू उसको हम बोलेंगे a ऑफ 0। अब ये जो 0 है वो क्या है, इसकी मेमोरी लोकेशन, यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन है ना वो। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैं एंटर करता हूँ एज ए यूजर 2, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये पहली वैल्यू लेगा 2 और इसको इस तरीके से यहाँ पे स्टोर करेगा। फिर यहाँ पे मेरा जो लूप होगा वो इंक्रीमेंट होगा i प्लस प्लस के थ्रू, और फिर यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 1, ये कंडीशन चेक होगी, i लेस देन 5 होगा, डेफिनेटली 1 लेस देन 5 है, तो यहाँ पे अब मेरी वैल्यू लेगा ये a ऑफ 1 के लिए। तो a ऑफ 1 वाला बॉक्स कौन सा है, ये वाला जो मेरा बॉक्स है वो कौन सा होगा, a ऑफ 1 का बॉक्स, राइट, दिस इज द बॉक्स ऑफ a ऑफ 1। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी, मैं मान लेता हूँ कि एंटर करूंगा 6, तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया 6, तो वो जो वैल्यू होगी यहाँ पे ये क्या करेगा, 6 को वो ले लेगा, राइट। इसी तरीके से मैं पांचों की 5 वैल्यूज जो है मैं इस तरीके से अपने बॉक्स के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, राइट। तो ये इस तरीके से रन टाइम पे हमारा जो 1D एरे है इसका आप इनपुट लेते हैं, यानी कि इसका इनिशियलाइजेशन करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू रीड 5 एलिमेंट्स ऑफ एरे एंड प्रिंट इट, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यूजर के पास से 5 एरे के एलिमेंट्स लेने हैं और उसको 1 डायमेंशन में प्रिंट करना है, राइट। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाते हैं हम हमारी कोडिंग की, और यहाँ पे हम इस चीज को शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है और मैंने कहा था कि मुझे 5 एलिमेंट्स चाहिए इस एरे के अंदर, तो इसकी मैंने साइज डिफाइन कर दी 5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक फोर लूप लूंगा और इसकी शुरुआत मैं करूंगा 0 से, और मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए, 5 चाहिए, तो ये कहां तक दौड़ेगा, 5 तक, ठीक है। चलिए अब इसके लिए अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे यूजर के पास से 5 नंबर लेने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा स्कैन एफ, ठीक है, और मुझे कितने चाहिए एलिमेंट्स, 5, ठीक है। तो स्कैन एफ %d, और यहाँ पे मुझे इसका एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मुझे 5 वैल्यूज लेके देगा यूजर के पास से, राइट। अब यहाँ पे मैं ऊपर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट डाल देता हूँ जो कि मुझे बताएगा कि मुझे यहाँ पे जो है 5 एलिमेंट्स लेने हैं, सो एंटर द 5 एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरीके से 5 एलिमेंट्स जो है वो ले लूंगा यूजर के पास से। चलिए समझ में आ गया कि किस तरीके से हम 5 एलिमेंट्स को लेंगे। तो अब इसको जब मैं रन करता हूं तो क्या होगा, ये मुझसे पूछेगा कि आप 5 एलिमेंट्स एंटर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये मैंने एंटर कर दिए, और जब मैं एंटर प्रेस करूंगा अब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि अभी मेरा प्रोग्राम जो है वो आधा कंप्लीट हो चुका है, ये मेरे से 5 वैल्यूज लेने लग गया है। बट अब मुझे इन्हीं 5 वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा उसके लिए, तो इसके लिए भी मुझे फिर से फोर लूप का ही यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए मैं अब यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ the 5 elements you entered are, यानी कि आपने जो 5 एलिमेंट्स एंटर किए हैं वो क्या है वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं, देखिए ये ऊपर वाला जो फोर लूप था ना इसी को बस कॉपी करो, ठीक है। देखिए ये वाला जो फोर लूप है इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और ये सेम चीज यहाँ पे पेस्ट करनी है। बस फर्क कितना है कि अब आपको इसको प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ, ठीक है, आपने लिख दिया प्रिंट एफ, और उसके बाद यहाँ पे ये आपको एंड ऑपरेटर जो है वो रिमूव कर देना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये अब आपका जो है अरे वो प्रिंट कर देगा एलिमेंट्स को। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, अब ये मेरे पास से 5 एलिमेंट मांग रहा है, मैं एंटर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और एंटर किया। देखिए द 5 एलिमेंट्स यू एंटर्ड आर 1 2 3 4 5। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था, करना कुछ नहीं था। फोर लूप के माध्यम से आपने क्या किया, अपने एरे के एलिमेंट्स को जो है यूजर के पास से लिया, और ये जो वैल्यूज है ना 1 2 3 4 5 ये कैसे स्टोर हो रही है, देखिए ये इस तरीके से हमारे मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती है। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, और वही चीज फिर मैंने क्या किया, फोर लूप का फिर से यूज करके उसी चीज को मैंने सेम चीज को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, एज सिंपल एज दैट। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट हो गए, बड़ा सिंपल था, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D यानी कि 2 डायमेंशनल एरे। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 2 डायमेंशन के एरे के बारे में। तो 2 डायमेंशन का एरे कैसे डिक्लेयर होता है, देखिए यहाँ पे आपका सिंटेक्स है, सबसे पहले डेटा टाइप आएगा जो कि हमारे 1 डायमेंशन में भी था, उसके बाद आपके एरे का नाम जो आप रखना चाहे वो, उसके बाद यहाँ पे 2 आपके पास बॉक्सेस आएंगे इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। पहला जो बॉक्स आएगा उसमें आप मेंशन करेंगे रो की साइज, यानी कि यहाँ पे आपका जो 2D एरे होता है ना वो इस तरीके से होता है, देखिए रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में इस तरीके से ये मैट्रिक्स बनती है।
तो मान लीजिए कि अगर मैं रो रखता हूँ 2 तो ये हो जाएगी आपकी 1 और 2 मेरी रो, और मैं अपनी कॉलम रखता हूँ 3 तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अपनी वैल्यूज को स्टोर करूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने स्टोर किया 2, ठीक है, फिर यहाँ पे किया मैंने 3, फिर यहाँ पे मैंने किया 4, फिर यहाँ पे मैंने किया मान लेते हैं 7, चलिए यहाँ पे मैंने कर दिया 8 और यहाँ पे मैंने कर दिया 10। तो इस तरीके से मेरी जितनी भी तीनों की तीनों वैल्यूज थी वो मैट्रिक्स के अंदर क्या होगी, स्टोर हो गई। यानी कि जितनी भी 6 की 6 वैल्यूज थी मैंने यहाँ पे क्या कर दी, स्टोर कर दी। देखिए इस तरीके से। तो ये होता है 2D एरे आपका। तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ रोज थी वो कितनी है आपके पास, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे देखिए 3 है। ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम। इस तरीके से हमारे पास कितनी कॉलम होगी, 3 कॉलम होगी, पहली, ये दूसरी और ये इस तरीके से तीसरी। तो ये होता है आपका 2 डायमेंशनल एरे, जिसमें आप रो की जो साइज होती है ना, ये रो 1 और 2, हमारे पास 2 रो है तो यहाँ पे आप मेंशन करते हैं रो साइज, और जो कॉलम साइज है वो इस तरीके से होगी 1 2 और 3, तो वो आप मेंशन करते हैं इस वाले ब्रैकेट के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मुझे 3x3 का मैट्रिक्स दिखाना है, यहाँ पे तो मैंने आपको 2x2 का मैट्रिक्स दिखाया, अगर मुझे 3x3 का मैट्रिक्स अगर डिक्लेयर करना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इस तरीके से। देखिए इंट यानी कि डेटा टाइप, एरे का नाम है मेरा ए, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में साइज जो है वो मेंशन कर दी 3 ठीक है। तो यहाँ पे इंट है आपका डेटा टाइप, ए है आपका एरे का नाम, और जो पहला 3 है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी रो की साइज, और ये जो दूसरा 3 है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी कॉलम की साइज, राइट। इसी तरीके से अगर आप फ्लोट टाइप का एरे डिक्लेयर करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। अब इसका इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, तो इसके भी इनिशियलाइजेशन के डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपाइल टाइम में। तो आप कंपाइल टाइम में कैसे इसको डिक्लेयर करेंगे, देखिए मेरे पास यहाँ पे डेटा टाइप ले लिया मैंने इंट, इसका नाम ले लिया ए, और ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया 3। तो इससे होगा क्या कि जब मैं कंपाइल टाइम में इसको इनिशियलाइज करता हूं तो मैं वहीं के वहीं इसकी वैल्यूज को मेंशन करूंगा जब अपने प्रोग्राम को मैं लिख रहा हूँगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 11 12 13, यानी कि ये मेरी हो जाएगी पहली रो, इस तरीके से 11 12 13, फिर मैं कोमा करके लिखूंगा दूसरे ब्रैकेट में 14 15 16, तो ये मेरी सेकेंड रो को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मेरी होगी सेकेंड रो 11 15 16 वैल्यूज वाली, ठीक है। देखिए इस तरीके से, फिर मैंने जब लिखा 17 18 19, तो ये मेरा आ जाएगा तीसरी रो में 17 18 19, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आप जो है कंपाइल टाइम पे अपने एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप ये ब्रैकेट्स को रिमूव भी कर सकते हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली 11 12 13 14 15 16 17 18 19 विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रैकेट। अपना जो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो अपने आप समझ जाएगा कि ये जो पहले 3 है ना एलिमेंट्स 11 12 13, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट रो को, वो अपने आप समझ जाएंगे ये चीज़ कि हमारी ये हो जाती है फर्स्ट रो। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट है 14 15 16, ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकेंड रो, ये हमारी हो जाएगी इस तरीके से सेकेंड रो, ठीक है। और वैसे ही ये जो है ना 17 18 19, ये हो जाएगी हमारी थर्ड रो, तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करेगा हमारी थर्ड रो को, राइट। तो ये अपने आप प्रोग्राम समझ जाता है, तो अगर आप ये ब्रैकेट नहीं करते हैं हर बार तो भी चलता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर को ध्यान से कि 2 डायमेंशनल एरे में किस तरीके से नामकरण होता है। ये आपकी है रो, इसको हम बोलेंगे 0, ये है आपकी रो 1, ये है आपकी रो 2। सिमिलरली आपकी कॉलम भी कैसे होगी, यहाँ पे होगा इसका एड्रेस 0, ये होती है लोकेशन इसकी 1 सेकेंड, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है 1 और ये होती है 2, इस तरीके से। तो अब ये देखिए ये जो 11 है ना 11, ये किस मेमोरी लोकेशन पे है अगर मुझे कहना हो तो मेरा ये जो एरे ए है उसकी रो पहली आएगी तो ये है 0, और उसके बाद में आती है कॉलम, तो ये 0। तो अगर मैं लिखता हूँ ना प्रोग्राम में कि भाई A0 0, तो वो मुझे क्या आउटपुट देगा, वो मुझे आउटपुट देगा 11, बिकॉज ये 11 का मेमोरी लोकेशन है। उसी तरीके से जो मेरा 12 है उसका मेमोरी लोकेशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखो रो तो 0 ही है और कॉलम क्या हो गई 1 हो गई, तो ये होगा 0 1। तो अगर मैं 0 1 मांगता हूँ कि भाई मुझे 0 1 लोकेशन पे जो वैल्यू है वो मुझे वापस दो, तो मेरा प्रोग्राम मुझे देगा क्या 12, ठीक है। सिमिलरली अगर 0 2 के लिए मांगूंगा तो मुझे देगा 13, फिर यहाँ पे मेरी रो हो गई 1, तो 1 0 1 0, तो 1 0 के लिए अगर मैं मांगता हूँ तो वो मुझे देगा क्या 14। 1 1 के लिए अगर मैं मांगता हूँ, देखिए यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, तो 1 1 के लिए मैं मांगता हूँ तो मुझे देगा 15। अगर 1 2 के लिए मैं मांगता हूँ यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, ये 2 आएगा, 1 की जगह 2 आएगा। तो अगर मैं 1 1 और ये 2 है ना, तो 1 2 के लिए अगर मैं वैल्यू मांगता हूँ तो वो मुझे क्या देगा 16। सिमिलरली मुझे नीचे की भी वैल्यूज देगा, राइट। तो ये इस तरीके से आपका जो 2 डायमेंशनल एरे है उसके अंदर मेमोरी लोकेशन होती है। अब बात करते हैं कि रन टाइम इनिशियलाइजेशन कैसे होता है 2 डायमेंशनल एरे का। तो इसके लिए आपको 2 फॉर लूप का यूज करना पड़ता है, राइट, बिकॉज यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो ये कैसे होगा, देखिए पहला आपका जो फॉर लूप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी रोज को, ठीक है। पहला जो फॉर लूप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी रोज को। यहाँ पे हमारे पास कितनी रो है, 1
2 और 3, हमारे पास 3 रो है, तो हम लिखेंगे i इज इक्वल टू 0, 0 से हम शुरुआत करेंगे, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, और उसके अंदर आएगा जो हमारा दूसरा फॉर लूप जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारी कॉलम्स को। तो हमारी कॉलम्स भी कितनी है, 3 है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या लिखेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0। अब ये ध्यान से देखना कि हमारा जो कॉलम वाला लूप है वो हमारे रो वाले लूप के अंदर आएगा, यानी कि ये एक्सटर्नल लूप है और इसके अंदर आपको ये वाला लूप जो है वो मेंशन करना है। तो फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, और इसके लिए जब आपको यूजर के पास से कोई वैल्यू लेनी हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए scanf %d, और यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन करना है, और यहाँ पे पहले क्या लिखना है, लिखना होता है हमेशा आई यानी कि आपकी रोज। ये हमने पहले देखा कि सबसे पहले आपकी क्या आती है भाई, रो साइज आती है, उसके बाद कॉलम साइज आती है। तो रो की जो साइज है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, जिसको हम लिखेंगे आई, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जे। अब ये करेगा क्या कि एवरी टाइम ये डिफरेंट लोकेशन के लिए आप वैल्यूज एक्सेस करेंगे यूजर के पास से, यानी कि सबसे पहले देखिए आई की वैल्यू 0 होगी, वो लूप में गए, उसके लिए जे की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे सबसे पहले A00 वाली मेमोरी लोकेशन पे हम वैल्यू एंटर करेंगे, यानी कि ये जो मैंने 11 एंटर किया है ना, ये मैंने किस लोकेशन पे एंटर किया, A00 पे। फिर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये J0 से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और उसके बाद ये बन जाएगा पूरा A01। तो A01 के ऊपर मैं कौन सी वैल्यू डालूंगा, मेरा 12 डालूंगा, फिर ये इंक्रीमेंट होकर फिर से J इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, तो A02 वाली लोकेशन पे मुझे एंटर करनी पड़ेगी वैल्यू 13। तो इस तरीके से मैं सारी वैल्यूज को जो है इनपुट दे सकता हूं मेरे इन फॉर लूप के अंदर। तो रन टाइम जो इनिशियलाइजेशन होता है 2D एरे का वो इस तरीके से होता है, राइट। अब इसका एक प्रोग्राम हमें लिखना है, देखिए प्रोग्राम टू रीड 3x3 मैट्रिक्स एंड प्रिंट इट, यानी कि हमें यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि रो की साइज भी 3 होनी चाहिए और कॉलम की साइज भी जो है वो 3 होनी चाहिए। और हमें क्या करना है कि यूजर के पास से हमें सबसे पहले सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो इनपुट के तौर पे लेने हैं और फिर उसी मैट्रिक्स को हमें प्रिंट करना है वापस से, राइट। तो चलिए इसको हम कोड करके देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे एरे को मैं डिक्लेयर करूंगा। तो मैं अपने एरे का नाम देता हूं ARR, ठीक है, और इसकी साइज जो होगी वो क्या होगी, 3x3, ठीक है। ये हमने देख लिया कि भाई इसकी रो की साइज कितनी होनी चाहिए थी, 3 होनी चाहिए थी, और कॉलम की साइज भी 3 होनी चाहिए थी। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा एक स्टेटमेंट जहां पे मैं यूजर को कहूंगा कि भाई एंटर दी एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं यूजर को कहूंगा कि आप प्लीज एलिमेंट्स को एंटर करें, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप लेना है जहां पे ये फॉर लूप जो है मेरा 0 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा, बिकॉज हमारी जो रो की साइज है वो 3 है। ये वाला जो फॉर लूप है ये मैं किसके लिए बना रहा हूं, ये वाला फॉर लूप मैं बना रहा हूं मेरी रोज के लिए। अब रोज के, ये रोज का बन गया मेरा फॉर लूप। अब इसके अंदर आएगा मेरा कॉलम का फॉर लूप जो कि है मेरा जे। तो उसके लिए मैं लिखूंगा इंट जे इज इक्वल टू 0, और ये भी हमारी कितनी थी, कॉलम्स 3 थी, इसलिए मैं लिखूंगा 3J प्लस प्लस। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, यूजर के पास से मुझे वैल्यूज लेनी है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा scanf, ठीक है। जब भी मुझे वैल्यूज लेनी होती है तो मैं लिखता हूँ scanf और मैं लिखूंगा %d वैल्यूज को लेने के लिए। अब मैं उसका मेंशन करूंगा एड्रेस ARR, उसके बाद हम लिखेंगे पहले रो की साइज यानी कि i, और उसके बाद हम लिखेंगे कॉलम की साइज जो कि है j। तो इस प्रकार से मैं जो यूजर है उसके पास से मेरा इनपुट ले लूंगा, यानी कि मेरा जो आधा काम है प्रोग्रामिंग का यहाँ पे खत्म हो जाता है। यानी कि हमने अब यहाँ से यूजर के पास से वैल्यूज ले ली है। देखिए इस तरीके से मैं रन करूंगा तो ये मुझसे एलिमेंट्स मांगेगा। अब मान लेते हैं मैं एलिमेंट्स एंटर करता हूँ 1 2 3, ठीक है, फिर हमारा होता है 4 5 6, ठीक है, फिर 7 8 9। अब ये मैंने एंटर की। अब एंटर करूंगा तो देखिए कोड अभी रन नहीं हो रहा है, बिकॉज अभी मेरे प्रोग्राम ने सिर्फ वैल्यूज लेना सीखा है, वैल्यूज को प्रिंट करना नहीं सीखा है। तो अब मैं उसको वो सिखाऊंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक printf में स्टेटमेंट दे दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। चलिए हम नाम देते हैं द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, ठीक है। यहाँ पे मैं अब मेरे मैट्रिक्स को प्रिंट करूंगा इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना, ये जो आपका फॉर लूप था ना इसको बस कॉपी करो, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे आप उसको प्रिंट करो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे scanf की जगह आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो देखो स्कैन करने की जो प्रोसेस है वैसे ही आपकी प्रिंट करने की प्रोसेस है, बस यहाँ पे आपको स्कैन की जगह printf लिखना होता है और इसको यहाँ पे हटा दो, ठीक है। ये आपका काम हो गया, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे मुझे एक चीज करनी है कि मुझे मैट्रिक्स फॉर्मेट चाहिए ना, तो यहाँ पे मुझे न्यू लाइन प्रिंट करनी पड़ेगी हर एक बार। तो ये मैं कर देता हूँ। चलिए ये हो गया मेरा काम। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एंटर करने एलिमेंट्स, तो देखिए 1 2 3, ठीक है, फिर मैं एंटर करूंगा 4 5 6, फिर एंटर करूंगा 7 8 9, और अब जैसे एंटर करूंगा देखिए आ गया मेरे पास द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि मेरी पूरी की पूरी मैट्रिक्स जो है यहाँ पे क्या हो गई, प्रिंट हो गई।
तो इस तरीके से आप जो है वो 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को ले सकते हैं यूजिंग 4, ये 2 फॉर लूप का यूज करेंगे। बाहर का जो फॉर लूप है वो किसके लिए है, आपके रोज के लिए है, और अंदर का जो फॉर लूप है ये आपके कॉलम्स के लिए है। और उसको प्रिंट करने के लिए भी आपको सेम फॉर लूप का यूज करना होता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे आप इसे ये एंड ऑपरेटर निकाल देंगे और यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे, बाकी सब कुछ सेम है, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो यही जो सेम प्रोग्राम है यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे पॉइंटर के बारे में। ये पॉइंटर जो है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम यहाँ से डिस्कस नहीं करेंगे, ये दूसरी पीडीएफ है, यहाँ से आपको समझने में और आसानी होगी, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, राइट। तो पॉइंटर क्या होता है, देखिए, अ पॉइंटर इन सी इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। समझ रहे हो, पॉइंटर मेरे सी का एक ऐसा वेरिएबल है जो कि स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ सम अनदर वेरिएबल। यानी कि मेरा सी जो है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, ये किसी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है, उसकी वैल्यू को नहीं, उसके मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। जैसे कि यहां पे देखिए, ये जो मेरा पॉइंटर है ना, पॉइंटर ये क्या करेगा, ये जो दूसरा वेरिएबल है ना, वेरिएबल, इसका जो कोई भी एड्रेस होगा, इसका जो कोई भी एड्रेस होगा, यानी कि इसका कुछ ना कुछ पता होगा, ये जो वेरिएबल है कहीं ना कहीं तो होगा, इसका घर कहीं ना कहीं पे तो होगा, तो उसके घर का जो पता होता है ना, पता, वो यहाँ पे स्टोर होता है इसके अंदर, उसके घर का पता स्टोर होगा। यानी कि ये जो मेरा वेरिएबल है उसके घर का पता जो है मेरे पॉइंटर के अंदर स्टोर होगा, राइट। सो एवरी वेरिएबल इन सी हैज अ वैल्यू एंड अ मेमोरी एड्रेस। यानी कि हमारे सी के अंदर जो हर एक वेरिएबल है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और उसका कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस होता है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ पता होता है कि जहाँ पे वो वेरिएबल जो है वो स्टोर्ड होता है, राइट। उसका कुछ ना कुछ ऐसा एड्रेस है जहाँ पे वो वेरिएबल स्टोर्ड होगा। अब ये पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर हमारा एक शॉर्टकट है जो कि हमें उस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर आपको किसी वेरिएबल का घर का पता जानना हो तो आप पॉइंटर के माध्यम से जान सकते हैं, बिकॉज पॉइंटर जो है वो उसके पते को अपने अंदर स्टोर करता है। यू कैन यूज पॉइंटर्स टू डायरेक्टली एक्सेस और मॉडिफाई द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस। यानी कि आप पॉइंटर के माध्यम से जो है उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी समझाता हूं। इसके की पॉइंट्स देखिए, जब भी आप किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करना चाहे तो आप इसको इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, इंट स्टार पीटीआर। अब यहाँ पे जो इंट है ना, इंट ये डेटा टाइप है, यानी कि आप किस टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करना चाहते हैं वो, और फिर आप पॉइंटर को जो है इस तरीके से लिखेंगे पीटीआर। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, अगर आप सिर्फ पी रखना चाहे पॉइंटर का नाम तो भी आप रख सकते हैं, लेकिन मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये स्टार जो है ना ये होना चाहिए। तो पॉइंटर का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे आपने ये जब स्टार किया ना तो वो चीज पॉइंटर कही जाएगी। द एंड ऑपरेटर गेट्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। ये जो एंड ऑपरेटर होता है ना, एंड ऑपरेटर, ये हमें एड्रेस लाने में हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया और अब इस पीटीआर के अंदर मुझे इस x नाम के वेरिएबल का एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x के आगे एंड लगाऊंगा और उसकी वैल्यू को मैं असाइन करूंगा पीटीआर के अंदर। तो ये पीटीआर है, अब इसके अंदर क्या आएगा, x का एड्रेस आ जाएगा। ये जो एंड ऑपरेटर है ना, एंड ऑपरेटर, ये मुझे एड्रेस देता है x का, ठीक है। और ये जो स्टार ऑपरेटर है ये मुझे वैल्यू लाने में हेल्प करता है उस वेरिएबल की जिसका हमें एड्रेस पता है। सो द स्टार ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस, गेट्स द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस द पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू। यानी कि हमारा पॉइंटर जिस एड्रेस पे पॉइंट करता है ना उसकी वैल्यू जो अगर हमें चाहिए तो हम इसके थ्रू ले सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऊपर से जा रही होगी कि ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन गारंटी देता हूँ कि सारी चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगी जैसे ही हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10। तो यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है x और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर की है 10। अब ये जो 10 है ना, 10 ये इस वेरिएबल की वैल्यू है, लेकिन इसका एड्रेस कुछ और है और वो एड्रेस मैं किसके माध्यम से पाऊंगा, मेरे पॉइंटर के माध्यम से। तो अब यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप का जो है पॉइंटर डिक्लेयर किया, तो इंट फिर ऐसे स्टार करना है और पॉइंटर का आपको नाम देना है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने नाम दिया है पीटीआर। अब मैं क्या करूंगा, ये पीटीआर के अंदर मैं x का एड्रेस चाहता हूं, राइट। मुझे x का जो पता है वो यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, x के आगे मैं एंड लगा दूंगा और यहाँ पे मैं पीटीआर इज इक्वल टू एंड x लिख दूंगा। जैसे मैं ये चीज लिखता हूं तो इससे होगा क्या कि ये जो पीटीआर है ना, पीटीआर, इसके अंदर x का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, राइट। कैसे, अब देखिए, अब मैं जैसे कि प्रिंट करता हूं कि वैल्यू ऑफ x, तो ये तो मुझे x की वैल्यू दे देगा। फिर मैं एड्रेस ऑफ x प्रिंट करूंगा तो ये मुझे एड्रेस ऑफ x देगा। वैल्यू ऑफ पीटीआर में प्रिंट करूंगा तो ये मुझे पीटीआर की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और अगर मुझे वैल्यू वहां की चाहिए तो मैं इस तरीके से करूंगा। अब कुछ समझ में नहीं आया, राइट।
कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका क्या करेंगे, कोड करेंगे ताकि आपको ये जो चीज़ है काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक वेरिएबल हमारा जिसको मैं बोल देता हूँ x, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी 10, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर ले लिया इस तरीके से, और मैं क्या करूंगा, इस पॉइंटर के अंदर मैं x के एड्रेस को लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंड x। तो इससे मेरे पास जो है x का एड्रेस आ गया। अब इसे होगा क्या, देखिए दोस्तों, इसे होगा कुछ नहीं। अब मुझे मान लीजिए कि x का एड्रेस जानना है कि x का क्या पता है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं लिखूंगा printf और मैं लिखूंगा द एड्रेस ऑफ x इज, ठीक है। क्या होगा, तो मैं लिखूंगा %d, राइट, एंड देन वी हैव टू राइट ptr। तो जैसे मैंने ये ptr लिखा ना, ये ptr ये क्या करेगा, मुझे x का एड्रेस दे देगा। तो यहाँ पे इसको मैं रन करता हूं, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास x का एड्रेस आ गया विच इज दिस। तो देखिए ये x की वैल्यू नहीं है, ये x का एड्रेस है। ये पता है कि जो हमारा x वेरिएबल है ना, ये कहाँ पे स्टोर्ड है, ये इस पते पे स्टोर्ड है, 2015094404 के ऊपर ये स्टोर्ड है, राइट। अब अगर मुझे x की वैल्यू प्रिंट करनी है विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर, तो वो मैं कैसे करूंगा, तो इसको मैं ऐसे करूंगा। देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं फटाफट से, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं, राइट। तो printf द एड्रेस की जगह अगर मुझे वैल्यू चाहिए x की, तो मैं क्या लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ x इज %d। अब वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना है, वैल्यू क्या है x की, 10 है, 10। अब वो मुझे प्रिंट करवानी है थ्रू मेरे पॉइंटर, तो कुछ नहीं करना, बस ये ptr के आगे लगा दो एक छोटू सा स्टार। और जैसे ही मैंने ये स्टार लगाया, इससे होगा क्या, ये मुझे दे देगा x की वैल्यू। देखो मैं इसको रन करता हूं, क्या आ गया, 10। तो अब आपको चीज समझ में आई, ये ptr इज इक्वल टू, जब मैं इंडेक्स लिखता हूं तो जो x है उसका एड्रेस यहां पे आ जाता है ptr के अंदर। और अगर उस एड्रेस को मुझे प्रिंट करना है तो मैं इस तरीके से प्रिंट करूंगा। लेकिन अगर मुझे x के अंदर की वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा उस चीज को, सिंपली मुझे इस ptr के आगे एक स्टार लगाना है। जैसे मैं स्टार लगाता हूं, इसको बोलते हैं डेफरेंस। डेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, मुझे उस चीज के ऊपर, यानी कि इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू स्टोर होती है, उस वैल्यू को मुझे यहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा, जो कि हमारे केस में 10 है। अगर मैं इसको डायरेक्टली x के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो भी मैं लिख सकता हूँ। देखिए जैसे कि मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो भी मुझे वो सेम आउटपुट देगा। अगर मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा होता, और अगर मैंने लिखा होता एंड x, तो ये मुझे क्या देता, एड्रेस देता। ये मुझे क्या देता, एड्रेस, बिकॉज एंड एक्स ही तो ptr है। तो अगर मैंने एंड एक्स लिखा होता तो ये भी मुझे सेम ही आउटपुट देखो, ये दोनों सेम आ गए, ये और ये दोनों सेम आ गए, बिकॉज एंड एक्स और ptr दोनों चीजें सेम ही है। देखिए इसी तरीके से अगर मुझे वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए सिंपली अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ पे अगर मैंने स्टार ptr की जगह अगर सिंपली x लिखा होता तो भी मुझे ये क्या आउटपुट देता, ये मुझे क्या आउटपुट देता, 10 देता। देखिए आ गया 10। तो यहाँ पे स्टार ptr और x दोनों चीजें सेम हैं, इसलिए देखिए द वैल्यू ऑफ x इज 10, द वैल्यू ऑफ x इज 10। और यहाँ पे ptr और एंड x ये दोनों चीजें सेम है, इसलिए यहाँ पे देखिए सेम एड्रेस मेरे पास आ गए, ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस सेम है। तो इस तरीके से आपका पॉइंटर जो है काम करता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने जो है आपको कोड करके समझा दिया, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पॉइंटर के दो टाइप। तो एक्चुअली हमारे पॉइंटर के कितने टाइप होते हैं, देखिए पॉइंटर के हमारे दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका वॉइड पॉइंटर और एक होता है आपका नल पॉइंटर। अब हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि वॉइड पॉइंटर और नल पॉइंटर क्या है, राइट। सबसे पहले देखते हैं वॉइड पॉइंटर क्या है। अ वॉइड पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक डेटा टाइप, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंटर होता है कि जिसका कोई डेटा टाइप नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इस वाले एग्जांपल पे मैं जब इस पॉइंटर को डिक्लेयर किया था तो इसका एक डेटा टाइप था जो कि था इंटीजर। लेकिन जो वॉइड डेटा टाइप है, मतलब जो वॉइड पॉइंटर होता है, इसका कोई डेटा टाइप नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब है कुछ नहीं, इसका कोई डेटा टाइप नहीं है। इट कैन पॉइंट टू एनी टाइप ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो बहुत स्ट्रांग है, इसका कोई फिक्स डेटा टाइप नहीं है। इसका मतलब मैं इसको किसी भी टाइप के डेटा टाइप में इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको पॉइंट करवा सकता हूं, जिससे हम इसको बोलते हैं जेनेरिक पॉइंटर। जेनेरिक पॉइंटर यानी कि ऐसा पॉइंटर जो कि हर एक टाइप के डेटा टाइप को ये पॉइंट कर सके। इट कैन पॉइंट टू एनी टाइप ऑफ डेटा। डिक्लेरेशन कैसे करेंगे इसका, तो सिंपली जहां पे हम वो इंट लिखते थे उसकी जगह यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वॉइड लिखना है, और इस तरीके से स्टार ptr, ठीक है। सिंस इट हैज नो टाइप यू कैन नॉट डी रेफरेंस इट डायरेक्टली। अब इसका कोई टाइप नहीं है, इसलिए आप जो है सीधे सीधे किसी भी
वेरिएबल की वैल्यू जो है इसके थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डीरेफरेंस का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे जो पड़ी हुई वैल्यू है उसको एक्सेस करना, राइट। यहाँ पे जो मैं कर रहा था ना स्टार पीटीआर करके, इसको बोलते हैं डीरेफरेंस करना। यानी कि पीटीआर के थ्रू मैं क्या कर रहा था कि एक्स की जो वैल्यू थी, इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर जो वैल्यू थी उसको मैं एक्सेस कर रहा था। लेकिन वो चीज यहाँ पे मैं वॉइड पॉइंटर के केस में इजीली नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वॉइड पॉइंटर को तो पता ही नहीं है ना कि वो किस डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है, वो तो किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है। तो इस केस में मुझे इस चीज को अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं टाइप कास्टिंग करूंगा। सो यू नीड टू कास्ट इट टू अ स्पेसिफिक टाइप फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे आपको इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो वो चीज कैसे करते हैं हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल है, एक है x जो कि इंटीजर टाइप का है जिसकी वैल्यू है 10, और एक है y जो कि फ्लोट टाइप का है और इसकी वैल्यू है 20.5। अब यहाँ पे मैं एक जो है वॉइड पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ, वॉइड स्टार पीटीआर करके, और मैं क्या करूंगा इसके अंदर कि ये जो मेरा x है ना, x इसका एड्रेस मैं स्टोर करूंगा पीटीआर के अंदर सबसे पहले, राइट। और अब अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है, किसको प्रिंट करवाना है, x की वैल्यू को प्रिंट कराना है थ्रू दिस पॉइंटर, तो मैं कैसे कराऊंगा, मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कैसे होती है, तो ये जो पीटीआर है ना, पीटीआर ये आप लिखेंगे, इसके आगे एक ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे इंट स्टार, और इसके सामने एक दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे जहां पे आप लिखेंगे स्टार। तो इस तरीके से ये होती है आपकी पूरी टाइप कास्टिंग, और ये मुझे आउटपुट क्या देगा, ये मुझे आउटपुट देगा 10, राइट। तो देखिए ये जो मेरा पॉइंटर था इसका कोई टाइप फिक्स नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसके थ्रू जो है वो एक इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं। सिमिलरली इसी सेम पॉइंटर का यूज करके मैं एक फ्लोट वैल्यू को भी प्रिंट करा सकता हूं। तो यही इसकी खासियत है कि वॉइड पॉइंटर के थ्रू आप किसी भी तरह का जो आपका डेटा है उसको पॉइंट कर सकते हैं, फिर वो चाहे किसी भी डेटा टाइप का हो। यहाँ पे हमने इंटीजर डेटा टाइप वाले डेटा को पॉइंट करवाया, अगर मैं चाहता हूं तो फ्लोट को भी करवा सकता हूं। तो मैंने अब क्या किया, देखिए इस सेम पॉइंटर के अंदर अब मैंने इस y के एड्रेस को स्टोर किया यहाँ पे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना था, मुझे लिखना था पीटीआर, ब्रैकेट में मुझे लिखना था फ्लोट स्टार, और आगे लगाना था एक दूसरा स्टार। तो ये जो है उसको क्या कर देगा, टाइपकास्ट कर देगा फ्लोट के अंदर, और फिर उसका डीरेफरेंस करेगा, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको वो प्रिंट करके देगा, राइट। तो इसका अगर आपको चाहिए तो कोड करके दिखाऊं, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए तो चलिए यहाँ पे मेरे पास क्या था, इनिशियली मेरे पास एक वेरिएबल था int x इज इक्वल टू 10, ठीक है, और मैंने अपना डिक्लेयर किया था एक वॉइड पॉइंटर, ठीक है, इस तरीके से, राइट। ये था मेरा वॉइड पॉइंटर। अब मुझे क्या करना था कि मैं इस वॉइड पॉइंटर के थ्रू जो है प्रिंट करना चाहता था मेरे x की वैल्यू। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंटर के अंदर मैं इसके एड्रेस को स्टोर करूंगा, यानी कि मैंने x के एड्रेस को स्टोर किया, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। किसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं x की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा %d, इस तरीके से, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एक स्टार, फिर आएगा आपके पास एक ब्रैकेट, फिर आप लिखेंगे इंटीजर, फिर आएगा आपके पास एक दूसरा ब्रैकेट, और बाहर आप लिखेंगे ptr, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अब देखिए आपको क्या आउटपुट देता है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज 10, यानी कि यहाँ पे मैंने टाइप कास्टिंग करके जो x की वैल्यू थी उसको प्रिंट करा दिया। अगर मुझे x का सिर्फ एड्रेस चाहिए तो मैं इस स्टार को रिमूव कर दूंगा, तो ये मुझे सिर्फ एड्रेस देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मुझे क्या दे रहा है, देखिए द वैल्यू ऑफ x इज, तो ये एक्चुअली क्या है, ये वैल्यू नहीं है, अब इसका क्या हो गया, एड्रेस हो गया। द एड्रेस ऑफ x इज दिस, यानी कि आप ये मुझे क्या दे रहा है, एड्रेस दे रहा है x का, इस तरीके से, राइट। अब इसी तरीके से सिमिलरली अगर मुझे फ्लोट के लिए करना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे अपना एक फ्लोट की हम वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, राइट, इस तरीके से। चलिए मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ एक फ्लोट y, जिसकी हम वैल्यू लेते हैं 3 पॉइंट, चलिए मान लेते हैं 14, ये मैंने वैल्यू यहाँ पे ले ली। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस पॉइंटर के अंदर मैं इस फ्लोट की वैल्यू को जो है, ये जो फ्लोट है इसके एड्रेस को मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा इस तरीके से। और अब मुझे इसकी वैल्यू को अगर प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखिए इस तरीके से, द वैल्यू ऑफ y इज, ठीक है। अब ये देखो फ्लोट वैल्यू है इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे %f, इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखिए स्टार लिखेंगे सबसे पहले, फिर ब्रैकेट करेंगे, फिर टाइप जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे फ्लोट है, ठीक है। उसके बाद स्टार आएगा, उसके बाद बाहर हम लिखेंगे ptr, इस तरीके से। चलिए देखते हैं, ठीक है, आ गया। द वैल्यू ऑफ y इज 3.14000। अगर ये एक्स्ट्रा जीरो मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 0.2 लिख सकता हूँ, राइट। तो जैसे मैं 0.2 लिखूंगा ये 3.14 तक ही लिमिट हो जाएगा, देखिए 3.1 तक लिमिट हो गया।
तो ये चीज आप कर सकते हैं। और अगर मुझे यहाँ पे इसका एड्रेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस स्टार को रिमूव कर दूंगा। अब देखिए एड्रेस जो है वो इंटीजर टाइप का ही होता है, तो यहाँ पे मुझे फ्लोट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा, तभी ये मुझे एड्रेस दे पाएगा, राइट। तो ये अब हम इसको प्रिंट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये फ्लोट ये नहीं करना था, ये तो फ्लोट ही रहेगा। और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा %d। चलिए देखिए यहाँ पे मेरे पास एड्रेस आ गया मेरे फ्लोट टाइप का भी, राइट, बिकॉज जो वैल्यू होती है वो मुझे इंटीजर टाइप में मिलती है, इसलिए मुझे यहाँ पे %d लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से आप जो है वो टाइप कास्टिंग कर सकते हैं वॉइड पॉइंटर के अंदर। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसके की पॉइंट्स क्या है, इसके अंदर आपको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप, यानी कि आप यहाँ पे किसी भी टाइप के डेटा टाइप का जो है एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल पे मैंने फ्लोट और इंटीजर वैल्यू इन दोनों का जो एड्रेस था यहाँ पे मैंने एक सेम पॉइंटर के अंदर स्टोर किया, जो कि मेरा क्या था, वॉइड पॉइंटर, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा टाइप का जो एड्रेस है वो हमारे वॉइड पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। नो डायरेक्ट डी रेफरेंसिंग, यानी कि इसके अंदर डायरेक्ट डी रेफरेंसिंग नहीं होती है। यहाँ पे आपको डी रेफरेंसिंग करवाने के लिए, यानी कि उस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए थ्रू पॉइंटर आपको क्या करना पड़ता है, टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, इस तरीके से जो मैंने आपको अभी करके दिखाई, राइट। चलिए अब बात करते हैं नल पॉइंटर के बारे में। तो नल पॉइंटर क्या होता है, अ नल पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट डज नॉट पॉइंट टू एनी मेमोरी लोकेशन, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंटर होता है जो कि किसी भी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट नहीं करता है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, नल पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट डज नॉट पॉइंट टू एनी मेमोरी लोकेशन, ये किसी भी प्रकार की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करता है। इट इज ऑफन यूज टू इंडिकेट दैट द पॉइंटर इज नॉट करंटली इन यूज, और हम नल पॉइंटर का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि आप ये दर्शा सके कि आपका जो पॉइंटर है वो अभी करंटली इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। इसको आप डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सिंपली इंटीजर टाइप का मैंने पॉइंटर ले लिया और इज इक्वल टू करके मैंने कर दिया नल, यानी कि ये जो पॉइंटर है अभी किसी भी मेमोरी लोकेशन को जो है पॉइंट नहीं कर रहा है। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से दिखा सकते हैं एग्जाम के अंदर कि इंटीजर पॉइंटर इज इक्वल टू नल, और यहाँ पे आपने इफ स्टेटमेंट डाल दी कि इफ पॉइंटर इज इक्वल टू नल, प्रिंट एफ पॉइंटर इज नल, नो मेमोरी असाइंड, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखाने के लिए आप यूज करते हैं कि जो आपका पॉइंटर है अभी एम्प्टी है, ये किसी भी मेमोरी लोकेशन को जो है पॉइंट नहीं कर रहा है। इट हेल्प्स अवॉइड एक्सेसिंग गार्बेज मेमोरी आप एक्सेस ना करें, इसलिए ये चीज यूज की जाती है। और ये इससे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो पॉइंटर है वो वैलिड है या नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस भी दे रखा है। वॉइड पॉइंटर क्या होता है, ये है एड्रेस स्टोर करता है किसी भी डेटा टाइप का, राइट, फिर वो चाहे फ्लोट हो, इंट हो, डबल हो, किसी भी डेटा टाइप का अगर आप एड्रेस स्टोर करना चाहे तो आप सेम वॉइड पॉइंटर का यूज करके कर सकते हैं। जो नल पॉइंटर है वो किसी भी मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट नहीं करता है, यानी कि डज नॉट पॉइंट टू एनी मेमोरी एड्रेस। रिक्वायर्स टाइप कास्टिंग फॉर डी रेफरेंसिंग, यानी कि अगर आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है थ्रू वॉइड पॉइंटर, तो आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, यानी कि डी रेफरेंसिंग की प्रोसेस के लिए आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ये जो है ये कभी भी डी रेफरेंस नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट ही नहीं करता, तो डी रेफरेंस कैसे होगा। इट इज यूज्ड फॉर जेनरिक पर्पसेस एंड यूज टू इंडिकेट एन अनिशियलाइज्ड पॉइंटर, यानी कि ये जेनरिक पर्पसेस के लिए है, यानी कि एक ही पॉइंटर का यूज करके आप मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को पॉइंट कर सकते हैं, डेटा टाइप्स को पॉइंट कर सकते हैं। और ये जो है ये क्या करने के लिए यूज होता है, ये एक अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर को, यानी कि एक ऐसा पॉइंटर जो कि अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसको दर्शाने के लिए आप इसका यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए नल पॉइंटर का ये वाला एग्जांपल भी आप लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, कि जहाँ पे आपने एक इंटीजर पॉइंटर ले लिया नल, अगर ये नल है तो मैं प्रिंट कर दूंगा पॉइंटर डज नॉट पॉइंट टू एनीथिंग एल्स, मैं प्रिंट कर दूंगा वैल्यू पॉइंटेड बाय द पॉइंटर, जो भी पॉइंटर के द्वारा ये पॉइंट कराया है वो आप प्रिंट कर दें, राइट। तो इस तरीके से हमने पॉइंटर और एरे इन दोनों टॉपिक्स को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे इस चैप्टर में देख लिया है। मैं आशा रखता हूँ कि सारी चीजें आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, राइट। यहाँ से आपकी कोडिंग की जर्नी है वो थोड़ी बहुत स्टार्ट हो रही है, आप कोडिंग के फंडामेंटल्स को समझ रहे हैं और आगे जाके आप और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने वाले हैं, राइट। तो ये सफर जो है हमारा बना रहेगा और इस सफर के अंदर आप मेरा साथ दें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसलिए प्लीज इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी उनकी प्रिपरेशन के अंदर हेल्प हो। एंड लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और दिल से आप सभी को प्यार। चलिए मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में।